बिहार मैटर्स में आपका स्वागत है। हमारी इस विशेष गहन चर्चा में, या जिसे हम डीप डाइव कहते हैं, आज का विषय बहुत ही दिलचस्प है। ये उन सभी के लिए बहुत अहम है जो बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे, एसआई या शिक्षक जैसी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। और परीक्षाओं के अलावा भी अगर आप राज्य के भविष्य को समझना चाहते हैं तो आज का विषय बहुत जरूरी है। हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं बिहार की अर्थव्यवस्था और उसके बदलते स्वरूप की। हमारे पास जो आधिकारिक दस्तावेज है उनमें बिहार आर्थिक प्रोफाइल 2025-27, इसके अलावा नया आर्थिक सर्वेक्षण और बजट शामिल है। और मैं यहाँ शुरुआत में श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर दूं कि हम पूरी तरह से सरकारी डेटा का ही विश्लेषण कर रहे हैं। मतलब हमारा मकसद किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। एकदम सही बात है। हम बस निष्पक्ष होकर इन आंकड़ों के पीछे के अर्थशास्त्र को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे बिग पिक्चर पर आते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी अर्थव्यवस्था की जो देश के औसत से भी ज्यादा तेजी से दौड़ रही है। विकास दर के आंकड़े वाकई ध्यान खींचने वाले हैं। बिल्कुल। विकास दर 13.1% के शानदार आंकड़े को छू रही है। कागज पर देखने से लगता है कि कोई आर्थिक चमत्कार हो रहा है, लेकिन फिर जब आप जमीनी हकीकत देखते हैं तो पता चलता है कि प्रति व्यक्ति आय अभी भी बहुत कम है। ये एक बड़ा विरोधाभास है ना? हाँ, ये एक ऐसी पहेली है जो अर्थशास्त्र के छात्रों को अक्सर कंफ्यूज करती है। सबसे पहले अर्थव्यवस्था के कुल आकार यानी जीएसडीपी को देखते हैं। तो नए आंकड़ों के हिसाब से 2025-26 के लिए अनुमानित जीएसडीपी लगभग 11 लाख करोड़ रुपए है। सटीक रूप से 10,97,747 करोड़। जी। और यहाँ विकास दर को समझने के लिए हमें दो पैमाने देखने होंगे। एक है मौजूदा कीमतों पर जो 13.1% है, और दूसरा है स्थिर कीमतों पर जो कि 8.6% है। थोड़ा रुकिए, ये मौजूदा और स्थिर कीमतों का जो अंतर है ये अक्सर उलझा देता है। मतलब इन दोनों में 4.5% का जो फासला है उसे हम आसान भाषा में कैसे समझेंगे? इसे हम एक बेकरी के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बेकरी चलाते हैं। पिछले साल आपने 100 रुपए के हिसाब से 10 केक बेचे। अच्छा, तो मेरी कुल कमाई हुई 1,000 रुपए। बिल्कुल। अब इस साल आपने फिर से 10 ही केक बनाए और बेचे, लेकिन बाजार में महंगाई बढ़ गई है। अब एक केक की कीमत 110 रुपए हो गई है। तो इस साल मेरी कमाई 1,100 रुपए हो जाएगी? एकदम सही। अब अगर आप मौजूदा कीमत पर देखें तो आपकी कमाई में 10% की ग्रोथ दिख रही है। हाँ, 1,000 से 1,100। हाँ, लेकिन क्या असल में आपने ज्यादा केक बनाए? नहीं, उत्पादन तो उतना ही रहा ना। अच्छा, तो मेरा मतलब है कि ये जो 13.1% का आंकड़ा है, इसमें महंगाई का असर भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। जब हम उस महंगाई के असर को हटा देते हैं तो हमें पता चलता है कि असल में कितना नया उत्पादन हुआ है, और वही हमारी स्थिर कीमत है जो 8.6% है। अरे वाह, ये उदाहरण काफी सटीक था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि 8.6% की वास्तविक दर भी बहुत मजबूत है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो बिहार की विकास दर 14.9% तक आंकी जा रही है, जबकि पूरे भारत का औसत 12% के आसपास है। तो मतलब हमारी अर्थव्यवस्था की ट्रेन बाकी देश की तुलना में तेजी से भाग रही है। लेकिन यहीं पर वो विरोधाभास आता है जिसका मैंने जिक्र किया था। आप प्रति व्यक्ति आय की बात कर रही हैं। हाँ, विकास दर इतनी ज्यादा है लेकिन प्रति व्यक्ति आय महज 76,490 रुपए है। ये तो उस ट्रेन की तरह हो गया जिसका इंजन बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भाग रहा है, लेकिन पीछे बहुत भारी डिब्बे जुड़े हुए हैं। ट्रेन भाग रही है पर यात्रियों तक गति पहुंच ही नहीं रही है। गणित है, राज्य की कुल कमाई को कुल जनसंख्या से भाग दे देना। यानी हमारा जो जीएसडीपी रूपी केक है वो तेजी से बढ़ तो रहा है, लेकिन उसे खाने वाले लोग इतने ज्यादा हैं कि हर एक के हिस्से में बहुत छोटा सा टुकड़ा आता है। सिर्फ जनसंख्या ही नहीं, इसमें बेस इफेक्ट और ऐतिहासिक पिछड़ेपन का भी बड़ा हाथ है। बेस इफेक्ट ये कैसे काम करता है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति 10 रुपए कमाता है
और अगले साल 20 रुपए कमाने लगे तो उसकी विकास दर 100% हो गई। हाँ, दोगुनी हो गई। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपए कमाता है और अगले साल 1100 कमाने लगे तो उसकी विकास दर सिर्फ 10% ही है। बिहार ने औद्योगिकीकरण की दौड़ बहुत पीछे से शुरू की थी। अच्छा, तो प्रतिशत में हम बहुत तेज दिख रहे हैं, लेकिन असल रुपयों के मामले में फासला अभी भी बहुत बड़ा है। बिल्कुल सही। ये तो समझ आ गया। लेकिन अब एक और मुद्दा है जो इन दस्तावेजों में मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगा। कौन सा मुद्दा? वो है रोजगार और कमाई का ढांचा। हम जानते हैं कि आम इंसान की जेब में पैसा तब आता है जब उसके पास बढ़िया नौकरी हो, लेकिन जब हम अलग अलग सेक्टर्स का डेटा देखते हैं तो एक भारी संरचनात्मक बेमेल दिखता है, जिसे हम स्ट्रक्चरल मिसमैच कहते हैं। आप अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य क्षेत्रों की बात कर रही हैं। हाँ, डेटा कहता है कि राज्य की कमाई में सबसे बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र का है, लगभग 54.8%। इसके बाद उद्योग क्षेत्र है 26.8% पर, और कृषि, जिस पर सबसे ज्यादा लोग निर्भर हैं, उसका योगदान सबसे कम है, सिर्फ 18.3%। और अगर इनकी ग्रोथ रेट को देखें तो उद्योग क्षेत्र सबसे तेजी से बढ़ रहा है 15.5% की दर से। हाँ, और सेवा क्षेत्र 13.5% से बढ़ रहा है। तो मेरा तीखा सवाल यहाँ ये है, अगर सबसे ज्यादा पैसा सेवा क्षेत्र से आ रहा है और उद्योग सबसे तेजी से बढ़ रहा है, तो फिर ज्यादातर लोग अभी भी खेतों में क्यों काम कर रहे हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मतलब क्या ये एक तरह का जॉबलेस ग्रोथ नहीं है, बिना रोजगार वाला विकास? इसे सीधे जॉबलेस ग्रोथ कहना शायद थोड़ा सरलीकरण होगा, लेकिन ये एक बहुत ही कठोर संरचनात्मक हकीकत है। सेवा क्षेत्र बहुत कम लोगों के साथ बहुत ज्यादा वित्तीय मूल्य पैदा कर सकता है, जैसे आईटी या बैंकिंग। बिल्कुल। एक सॉफ्टवेयर कंपनी 100 लोगों के साथ करोड़ों कमा सकती है, लेकिन कृषि में ऐसा नहीं है। उससे भी बड़ी समस्या है छिपी हुई बेरोजगारी की, जिसे हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, इसे थोड़ा समझाएंगे? मान लीजिए एक किसान के पास 2 एकड़ जमीन है। उस जमीन पर अच्छे से खेती करने के लिए असल में सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है। ठीक है। लेकिन क्योंकि परिवार के बाकी 3 सदस्यों के पास कोई और नौकरी नहीं है, तो वो भी उसी खेत में लगे रहते हैं। अच्छा, यानी खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन सिर्फ 2 लोगों के बराबर ही हो रहा है। एकदम सही। बाकी 3 लोग तकनीकी रूप से बेरोजगार ही हैं। वे बस खेत में काम करते हुए दिख रहे हैं। जब तक इन 3 लोगों को खेत से निकालकर किसी फैक्ट्री या सेवा क्षेत्र में नहीं डाला जाएगा, तब तक प्रति व्यक्ति आय में बड़ा उछाल नहीं आ सकता। तो हमारी अर्थव्यवस्था कागज पर सर्विस ओरिएंटेड हो गई है, लेकिन हमारा लेबर मार्केट अभी भी कृषि युग में ही अटका है। हाँ, यही सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। आपने कहा कि उद्योग क्षेत्र 15.5% की भारी दर से बढ़ रहा है। जी। तो ऐतिहासिक रूप से तो बड़े उद्योगों ने यहाँ आने से परहेज ही किया है। फिर अचानक से ये 15% वाली डबल डिजिट ग्रोथ कहाँ से आ रही है? क्या रातों रात फैक्ट्रियां लग गई हैं? इसके लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा। जब हम सेकेंडरी सेक्टर या उद्योग की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ बड़ी बड़ी कार बनाने वाली फैक्ट्रियां ही नहीं आती। तो और क्या आता है इसमें? इसमें कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्य, बिजली, गैस और जो हमारे सूक्ष्म व लघु उद्योग हैं यानी MSME, वो भी शामिल होते हैं। ओहो। इस वक्त राज्य में बुनियादी ढांचे पर बहुत भारी काम चल रहा है। नई सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, बड़े सरकारी भवन बन रहे हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन का बूम है, ये असल में उद्योग क्षेत्र की ग्रोथ को ऊपर धकेल रहा है। अच्छा, तो ये ग्रोथ मुख्य रूप से ईंट, पत्थर और सीमेंट वाली है, न कि मोबाइल फोन या कार बनाने वाली? शुरुआती दौर में ऐसा ही होता है। कोई भी अर्थव्यवस्था रातों रात औद्योगिक हब नहीं बन जाती। सही बात है। पहले आपको सड़कें और बुनियादी ढांचा तैयार करना पड़ता है। जब वो तैयार हो जाता है, तब वहां असल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां आती हैं। और ये सब सड़कें और कुएं बनाने के लिए जाहिर है बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, जिसे हम सीधे अपने अगले विषय पर आते हैं, हमारा बजट। 2026-27 का बजट। एक तरफ हमें तेजी से विकास करना है और दूसरी तरफ हमें अपना बही खाता भी संतुलित रखना है। इस बार के बजट का कुल आकार 3,47,000 करोड़ रुपए है। ये वाकई एक विशाल बजट है। अगर हम PRS के विश्लेषण को देखें तो सरकार की कुल प्राप्तियां बिना उधार के लगभग 2,61,357 करोड़ अनुमानित हैं, जबकि उनका कुल खर्च कर्ज अदायगी को छोड़कर 2,94,075 करोड़ है। और यहीं पर वो जादुई आंकड़ा आता है जो हर अर्थशास्त्री देखता है, राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट। बिल्कुल। इसे GSDP का 3% रखा गया है
और बजट में 8,831 करोड़ का राजस्व अधिशेष यानी रेवेन्यू सरप्लस भी दिखाया गया है। ये एक सकारात्मक संकेत है। हाँ, लेकिन जब मैंने पिछले साल का डेटा देखा तो वहाँ 4.1% का राजस्व घाटा था, जो कि लगभग 36,788 करोड़ रुपए था। और इस साल कर्ज चुकाने के लिए भी 22,820 करोड़ अलग से रखे गए हैं। इन आंकड़ों से हमें पता चलता है कि सरकार अपनी आय और व्यय का संतुलन कैसे बना रही है। मुझे तो ये स्थिति किसी मिडिल क्लास परिवार के बजट जैसी लग रही है। वो कैसे? मान लीजिए एक परिवार ने तय किया कि इस महीने वे बाहर खाना बंद करके 8,000 रुपए बचाएंगे, तो ये उनका राजस्व अधिशेष हो गया। अच्छा, ठीक है। लेकिन उनके ऊपर पिछले साल का भारी क्रेडिट कार्ड बिल पेंडिंग है और ईएमआई भी चुकानी है, और उन पर यह नियम भी है कि वे अपनी कुल आमदनी के 3% से ज्यादा नया उधार नहीं ले सकते। ये एनालॉजी सुनने में दिलचस्प है, लेकिन पूरी तरह से सटीक नहीं है। क्यों? इसमें क्या गड़बड़ है? देखिए, एक परिवार को एक उम्र के बाद रिटायर होना होता है। उन्हें अपना सारा कर्ज शून्य करना होता है, लेकिन सरकारें कभी रिटायर नहीं होती। ओहो, तो क्या सरकारें हमेशा ही कर्ज में रहती हैं? ज्यादातर हाँ, और अर्थशास्त्र के नजरिए से इसमें कुछ गलत भी नहीं है। बस एक शर्त पूरी होनी चाहिए। वो शर्त क्या है? नियम ये है कि जब तक आपकी अर्थव्यवस्था की विकास दर आपके द्वारा दिए जा रहे ब्याज दर से ज्यादा है, तब तक कर्ज लेना सुरक्षित है। अच्छा, यानी अगर हम 13% की दर से बढ़ रहे हैं और कर्ज का ब्याज 7-8% है तो सब ठीक है। बिल्कुल, और इसीलिए उस 3% के राजकोषीय घाटे की सीमा का पालन करना बहुत जरूरी है। ये सीमा वित्तीय अनुशासन बनाए रखती है। मतलब अगर सरकार ये 3% की लिमिट पार कर दे तो फिर क्या होगा? अगर आप ये सीमा तोड़ते हैं तो बाजार को लगता है कि सरकार डिफॉल्ट कर सकती है। जो संस्थाएं सरकार को बॉन्ड्स के जरिए कर्ज देती हैं, वो ब्याज दरें बढ़ा देती हैं। अरे बाप रे! हाँ, एक विकासशील राज्य जिसे हर साल हजारों करोड़ रुपए सड़कों पर खर्च करने हैं, वो महंगा कर्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए साल 8,000 करोड़ का सरप्लस दिखाकर स्थिति को वापस पटरी पर लाने की कोशिश की गई है। ये तो सच में रस्सी पर चलने जैसा काम है। तो अब सवाल ये उठता है कि 3,47,000 करोड़ का ये बजट आखिर खर्च कहाँ हो रहा है? सरकार ने इसके लिए कुछ स्पष्ट प्राथमिकताएं तय की हैं, जैसे कि रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और कृषि। जी, और बुनियादी ढांचे में कुछ बहुत बड़ी घोषणाएं हैं, जैसे 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण और इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी के इकोसिस्टम का विकास। अब यहाँ मुझे फिर से थोड़ा संशय हो रहा है। किस बात का संशय? हम एक ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं जहाँ एक बड़ी आबादी पारंपरिक खेती में लगी है, जहाँ हर साल बाढ़ और सूखे की बुनियादी समस्याएं आती हैं। लग सकता है, लेकिन यहाँ एक कॉन्सेप्ट लागू होता है जिसे लीप फ्रॉगिंग कहते हैं। लीप फ्रॉगिंग मतलब छलांग लगाना। एकदम सही। इसका मतलब है कि आपको विकास के हर पुराने और धीमे चरण से गुजरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको पहले कोयले से चलने वाले पुराने कारखाने लगाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे भविष्य की तकनीक जैसे ईवी में निवेश कर सकते हैं। ये तो स्मार्ट अप्रोच है। और जहां तक एक्सप्रेसवे की बात है, याद कीजिए हमने थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चरल मिसमैच की बात की थी। हाँ, जहाँ वो खेत में 5 लोग काम कर रहे थे। बिल्कुल। तो उन अतिरिक्त लोगों को खेतों से निकालकर फैक्ट्रियों में डालना है, लेकिन वो फैक्ट्रियां हवा में तो लगेंगी नहीं। सही बात है। किसी भी बड़े उद्योग को माल लाने और ले जाने के लिए शानदार सड़कों की जरूरत होती है। ये 5 एक्सप्रेसवे असल में भावी औद्योगिक कॉरिडोर्स की रीढ़ की हड्डी हैं। ओहो, अब मैं इन डॉट्स को कनेक्ट कर पा रही हूँ। हाँ, जब ये सड़कें बनेंगी तो किनारे फैक्ट्रियां लगेंगी और तभी तो उन किसानों के बच्चों को नया रोजगार मिलेगा। तो इसका मतलब है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो पैसा खर्च हो रहा है वो भी इसी मास्टर प्लान का हिस्सा है। बिल्कुल। आप खेतों से निकालकर किसी युवा को रातों रात रोबोटिक्स संभालने के लिए नहीं कह सकते ना। हाँ, उसके लिए उन्हें स्किल्स चाहिए। तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च असल में भविष्य की वर्कफोर्स को तैयार कर रहा है, जिसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ये वाकई एक बहुत ही लंबी अवधि का विजन है। भौतिक ढांचा और मानव पूंजी दोनों को एक साथ खड़ा किया जा रहा है। जी, ये एक पूरी चेन है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। ये जो सारे आंकड़े हमने देखे, विकास दर, बजट और वो आय का विरोधाभास, ये सब इस बात का संकेत है कि यह अर्थव्यवस्था एक बहुत ही जटिल ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है। हाँ।
एक संक्रमण काल से। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये एक कृषि आधारित समाज की कहानी है जो एक आधुनिक सेवा और उद्योग संचालित अर्थव्यवस्था बनने की जद्दोजहद कर रहा है। हाँ, इसमें राजकोषीय दबाव भी है, पुराने कर्जों का बोझ भी है। लेकिन अगर इन एक्सप्रेसवे और नई नीतियों का कार्यान्वयन सही से होता है, हाँ। तो ये जॉबलेस ग्रोथ की समस्या को सुलझा सकता है। और यही बात इस पूरे विषय को इतना रोमांचक बनाती है। अक्सर हम इन भारी भरकम दस्तावेजों को पढ़कर सिर्फ रट लेते हैं कि क्या हो रहा है। परीक्षाओं के लिए रटना भी पड़ता है। हाँ, लेकिन आज हमने ये समझा कि ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। बिल्कुल। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए हमारे सुनने वालों के लिए और खासकर तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए सोचने वाली बात ये है, अगर बुनियादी ढांचे और शिक्षा पर लगाया जा रहा ये अरबों का दांव सही बैठ जाता है, अगर वो 15.5% की औद्योगिक ग्रोथ सिर्फ कंस्ट्रक्शन तक सीमित न रहकर असली मैन्युफैक्चरिंग में बदल जाती है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगले 1 दशक में हम भारत के एक नए और सबसे अप्रत्याशित औद्योगिक हब का जन्म देख रहे हों? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। क्या ये इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक कायापलट साबित हो सकता है? इस पर आप सभी जरूर विचार कीजिएगा। अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहें, ये परीक्षाओं में बहुत काम आएगा। बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। स्रोतों को पढ़ते रहिए, अर्थशास्त्र के पीछे की असली कहानियों को डीकोड करते रहिए। बिहार मैटर से जुड़ने के लिए धन्यवाद।